अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका भाई आ गया आज एक नए लेक्चर के साथ। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर अगर कोई स्पेशल फास्टियन देख रहा है इस वीडियो को, तो मिड वन आने वाले हैं। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेता है, पूरा देख लेता है, तो इसमें मैं इस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा, ताकि उसको पीछे जितने भी लेक्चर्स हैं वो देखने की ज़रूरत ना पड़े और इसी वीडियो के देख ले अगर, तो उसकी मिड वन की तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर होंगी, स्टडी के रिलेटेड भी होंगे और कुछ आपके रियल लाइफ में जो आपके कुछ चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम वगैरह के रिलेटेड रिलेटेड होंगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा का मैं स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दिखा दूंगा लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से जियोजेब्रा से हम वर्क करते हैं और किस तरीके से इक्वेशन और हम अ, अपना डुअल प्राइस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, अ स्मॉल आर्टिसियन बेकरी मेक सोurdough loaves x1, जिसको उसने कह दिया एंड ब्लूबेरी मफिन्स x2। The bakery wants to choose daily production to maximize profit while meeting resources limits and a supplier contract. तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने सबसे पहले तो देखना होता है कि क्योंकि इसके अंदर हमने मॉडल फॉर्मुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है, हमने देखनी होती है कि दो चीज़ें कह रहा हूँ। हमने सिर्फ आउटपुट वेरिएबल्स देखने होते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन क्या होगी, यानी कि आउटपुट क्या आ रहे हैं, तो उनको हम x1 और x2 लेट कर सकते हैं। इसके अंदर तो उसने हमें डायरेक्ट बता दिया कि आप इसको x1 ले लें एंड सेकंड वन उसने खुद ही मेंशन कर दिया x2। तो उसने आगे आपको मैक्सिमाइज़ का कह दिया कि मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को। यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट के रिलेटेड है, उसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। देन आगे रीड करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रॉफिट पर लोफ इज़ $6 एंड प्रॉफिट पर मफिन इज़ $4। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, उसने एक तो मेंशन कर दिया था मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, प्रॉफिट का उसने बता दिया। लोफ हमने लेट किए थे x1, मफिन हमने लेट किया था x2। तो यहाँ पे साथ साथ सोल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ आपको। ये रहा सोल्यूशन असाइनमेंट का, साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा, यहाँ से समझाता रहूँगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि मेरे हैंड रिटन नोट्स जितने भी हैं, ये असाइनमेंट होगी इस सेमेस्टर में जितने नोट्स मैं बना रहा हूँ, और सेमेस्टर वन से अब तक जितने मैंने बनाए हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, कैलकुलस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, ये जितने भी हैं वो सारे मैं अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव में अभी के लिए। बाद में मैं उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दूँगा, जहाँ पे आपको वेल स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जूनियर्स के लिए फ़ायदा भी हो जाएगा। एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो एज सुन एज़ पॉसिबल तो मैं अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में, चैनल की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ऐड कर दूँगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात की थी कि उसने कहा था कि $6 जो है वो प्रॉफिट है लोफ पर और $4 है मफिन पर। तो हमने क्या स्टेटमेंट लिख ली है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बनेगा जी, हमने उसको लेट कर लिया 6x1 + 4x2, और इसको हमने क्या करना था, प्रॉफिट है तो उसको हम मैक्सिमाइज़ करते हैं। अगर वो प्रॉफिट ना होता, कॉस्ट होती, तो हमने उसको मिनिमाइज़ करना था। एक ही ये चीज़ होती है, ये दोनों मैंने बता दिए आपको। और देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। Each loaf needs 0.5 hours, each muffins 0.2 hours, and at most 8 hours of oven time per day are available. And floor batch limits production so that at least 10 combined items must be produced to satisfy a minimum daily order. A fixed combinational shift requires exactly 12 hours of mixing time per day, where loaf mixing takes 1 hour and muffins mixing takes 0.5 hours. तो यहाँ से हम देखते हैं, अ, हमने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमने बना लिया। देन कॉन्स्टेंट वन क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसने, लॉफ का 0.5 आवर्स एंड मफिन उसने क्या दिया 0.2 आवर्स, और साथ उसने बता दिया एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक जा सकते हैं, यानी कि 8 से नीचे जितना मर्जी हो चलेगा, 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते यूज़ हम ओवन को। तो इससे हमारी क्वेश्चन बन गई है
0.5 0.5 x1 एंड 0.2 x2 लेस देन इक्वल टू 8 और उस तक हम यूज़ कर सकते हैं ना वन को। तो ये इक्वेशन यानी कि उस इन्फॉर्मेशन से हमारी ये इक्वेशन बन गई, कांस्टेंट वन बन गया। देन हमारे पास आता है फ्लोर बैच लिमिट्स का देखते हैं। सो प्रोडक्शन सो डेट एट लीस्ट 10 कंबाइंड आइटम्स मस्ट बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई मिनिमम डेली ऑर्डर। ओके, उसने कहा कि कम से कम हम 10 कंबाइंड आइटम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी उसने हमें यानी कि ये तो हमें उसने राइट साइड बता दी है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 10 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हम प्रोड्यूस करें। तो आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन। कभी कभार होता है कि आपको एक ही लाइन में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की होती। अब जिस तरह इसमें उसने हमें सिर्फ राइट हैंड साइड की इन्फॉर्मेशन दी है, और इससे ऊपर वाली लाइन में देखा जाए तो हमें उसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और इनइक्वलिटीज़ के साथ उसने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन होते थे, वो देख के परेशान नहीं होना। तो आगे आप जब रीड कर लोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आगे जो उसने कहा कि कॉम्बिनेशन शिफ्ट रिक्वायर्स जो है ना एग्जैक्टली 12 आवर्स ऑफ मिक्सिंग टाइम पर डे, वेयर लोव्स मिक्सिंग टाइम 1 आवर एंड मफिन मिक्सिंग टाइम 0.5 आवर्स। तो यहाँ से हम क्लियर करते हैं, लेकिन एक और चीज़ अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तो उसने पूरी कांस्टेंट ही हमें बता दी है। उसने कह दिया एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब है इक्वल टू। तो अब ये वाली बात तो गलत होगी जो मैंने पहले कहा था कि समटाइम्स उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती एक लाइन में, वो लेफ्ट हैंड साइड प्रोवाइड कर देता, राइट हैंड साइड प्रोवाइड मतलब कि दूसरी इक्वेशन लाइंस में इंफॉर्मेशन रीड करने से पता लगती है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं बुक में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था पहले। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसने कहा कि एटलीस्ट 10 कंबाइंड आइटम्स होंगी। तो कंबाइंड का मतलब क्या हुआ कि हमने x1 हमने लोव्स लोव्स को और मफिन्स को दोनों को वो कंबाइन करके कह रहा है। अब आपने जब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ी ना, आपको क्लियर हो गया कि भाई ये तो न्यू कॉन्स्टेंट स्टार्ट हो गया। तो पिछली वाली का तो हमने कहा था कि ये तो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया, तो फिर आप उसको दोबारा जब देखेंगे ना गौर से, तो वहाँ पे कंबाइंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है। तो ये आपको क्लियर कर देगा कि भाई कंबाइंड यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि हमारे पास दो ही प्रोडक्शन है, लोफ एंड मफिन्स। तो उन दोनों को कंबाइन करके वो एटलीस्ट 10 कह रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारी x1 प्लस x2। एटलीस्ट कहा हुआ था, इसका मतलब कम से कम 10 हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, 10 आ गया। देन हम मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमने रीड की थी वो था कि फिक्स कॉम्बिनेशन शिफ्ट रिक्वायर्स एग्जैक्टली 12, यानी कि एग्जैक्टली 12 इक्वल टू साइन आ गया। देन उसने हमें 7 कोफिशिएंट प्रोवाइड कर दिए हैं, 1 एंड 0.5। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि x1 प्लस 0.5 x2 इक्वल टू 12 एग्जैक्टली था, तो इसलिए इक्वल टू आया। देन हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, तो वो ये है द फ्रंट केस कैन होल्ड एट मोस्ट 14 आइटम्स इन टोटल एट एनी टाइम्स। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 आइटम्स को होल्ड कर सकता है। यानी कि ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसने कहा है इन टोटल। अब यहाँ पे टोटल का लफ्ज़ यूज़ हो गया। टोटल का मतलब है x1 और x2 को दोनों को कंबाइन करके वो कह रहा है। जिस तरह कंबाइन का लफ्ज़ कभी यूज़ कर लेता है, कभी वो टोटल का लफ्ज़ यूज़ कर लेता है। तो यहाँ से हिंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो जिस तरह मैंने बताया कि किस तरीके से हम मॉडल बना सकते हैं इजीली। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने बना लिया x1 प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 14। देन हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या होता है कि x1 x2 जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। साथ में जियोजेब्रा का आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। तो इसकी मैं डिटेल वीडियो इस लेक्चर के बाद कोशिश करूँगा बना दूँ। तो उसमें मैं आपको ये वो छोटी सी होगी, 5 से 10 मिनट हार्डली उसमें लगेंगे, 7 मिनट्स लगेंगे। लेकिन उसमें मैं सारी ये चीज़ें बता दूंगा कि इक्वेशन हमने किस तरह बनानी है, फिजिबल रीजन किस तरह शेड करना है, कलर्स किस तरह चेंज करने हैं। कुछ को नहीं आइडिया, और कुछ को ये भी नहीं आइडिया कि इसमें हमने अपने कंप्यूटर में सेव कैसे करना है। तो वो भी सारा कुछ, और जिस तरह इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरह निकाला है, और यहाँ से आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर भी जियोजेब्रा यूज़ हुआ है। तो उसमें हमने डुअल प्राइस कैलकुलेट करनी है, जी और जी न्यू निकालना। तो वो सारा कुछ मैं उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस पे टाइम नहीं लगाते, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया। बाकी यार यहाँ से पिक या एस एस लेके आप अपनी असाइनमेंट लगाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि
मेरा टाइम और डेट यहाँ पे मेंशन है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप ऐसे से लेके यहाँ से लगाते भी हो अपनी असाइनमेंट में तो तब भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ तक लगा लोगे तो ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। ऊपर से कट कर दोगे, रोल नंबर निकल जाएगा, नीचे से आप ये निकाल दोगे तो फ़ायदा नहीं। वैसे भी हमारी मैम ने जो कहा सबमिशन इस तरीके से करनी है कि आपका टाइम और डेट्स क्लियर हो। तो यहाँ पे टाइम और डेट क्लियर है। इसके अलावा मैंने अपनी सबमिशन वैसे कर दी हुई है। तो यानी कि आप वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बाद आप करके इसकी सबमिशन करते हैं तो प्लेज आपका ही आएगा, मैं बच जाऊँगा। तो ज़रा ये ध्यान रख लेना। बाकी मैं पॉइंट्स बता दूँगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिमूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि ये असाइनमेंट मैंने डिटेल में बनाई है, इसमें थ्योरी मैंने काफ़ी लिखी हुई है, वो आपको आगे जाके नज़र भी आ जाएगी। तो इस वजह से मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कहाँ पे क्या क्या आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सेस सॉल्वर के ज़रिए हमने सॉल्व करना था, तो इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ये मैंने इससे पहले लेक्चर अपलोड कर दिया है, हार्डली 10 मिनट्स का लेक्चर है। उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से हम एक्सेस सॉल्वर को इस्तेमाल करके हम अपने मॉडल्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप वो देख लीजिएगा लेक्चर। बाकी एसएस मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें उसका मसला नहीं है। सेकंड है, उसने कहा कि फॉर्मुलेट करना लीनियर मॉडल, वही है मॉडल हमने बनाना है और उसका एक्सेस सॉल्वर से ही सोल्यूशन निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में एक्सेस सॉल्वर यूज़ करना है। ये भी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ जो लोग थे वो मुझे डीएम करके पूछ रहे थे कि यही गाइड कर दीजिए कि किस क्वेश्चन में हमने हैंड रिटन वर्क करना है और कहाँ कहाँ पे हमने यानी कि जो है आगे पाइथन कोड भी लिखने होंगे और एक्सेस सॉल्वर जिस तरह जियोजेब्रा आप देख चुके हैं। तो हैंड रिटन आपने हर क्वेश्चन को करना है, तो वो मैं आपको सोल्यूशन भी अपना दिखा रहा हूँ साथ साथ, तो आपका अंदाजा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए। प्रोड्यूस से पता लग गया, आउटपुट वेरिएबल्स हमारे पास 3 है और वो है ए बी सी। अब हम इनको लेट कर लेंगे ए या बी एक्स वाई जी, या एज इट इज़ हम कर ले वहाँ पे। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे x1 लेट कर लिया, ए को x2 लेट कर लिया, बी को x3 लेट कर लिया, सी को। देन उसने कहा है ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टू रिसोर्सेज लेबर एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, उसको दो मटेरियल्स वगैरह चाहिए, दो रिसोर्सेज चाहिए, सॉरी, लेबर और रॉ मटेरियल। तो देखते हैं, द गोल इज़ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस डेट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। यहाँ नहीं कि यहाँ पे भी उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह दिया कि प्रॉफिट का है, प्रॉफिट अगर वो मैक्सिमाइज लिखे या ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने वर्ड देखा प्रॉफिट का तो आपको पता है उसको आपने मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट है तो आपने उसको मिनिमाइज करना है। द कंपनी फेसेस फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। Each unit of product A requires 2 hours of labor and 4 kg of raw material and yields a profit of $10। तो यहाँ से आपको एक उसने कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा पहले हम क्वेश्चन को सारा रीड कर लेते हैं, देन आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, each unit of product B requires 3 hours of labor and 2 kg of raw material and yields a profit of $12। इसी तरह उसने कहा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट C requires 1 hours of labor and 5 kg प्रॉफिट, उसने कहा $8। ठीक है, उसने आगे कहा यह हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। देन एक बार ना पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। द अवेलेबल रिसोर्सेज आर एट मोस्ट, उसने कह दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 आवर्स होंगे लेबर पर डे। देन उसने कह दिया एट मोस्ट 120 kg ऑफ रॉ मटेरियल पर डे एंड एडिशनली ड्यू टू द मार्केट डिमांड, यानी कि ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मकसद ये बताने का, मैंने यहाँ पे पहले कहा था कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 hours ऑफ लेबर्स एंड 4 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ $10। और मैंने आपको यहाँ पे कह दिया था कि आपको एक कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये रीड करते ही कहेंगे कि भाई कांस्टेंट बन गया हमारा, यानी कि इक्वेशन बन गया, हम इसको कह देते हैं भाई जान 2x1 या 4, इस तरीके से हम डील करके इसको लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको कहा था कि हमने आउटपुट वेरिएबल्स देखने होते हैं, तो यहाँ पे तो हमने 3 टाइप्स उसने कहा है A B C। सबसे पहला हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है, साथ साथ बता रहा हूँ। और मेरे से भी गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब कि आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे से गलती ना हो, मेरे से भी गलती हो सकती है। इवन कि मैंने ये असाइनमेंट किया, इसमें कितनी बार मैंने कैलकुलेशन को बार बार रिपीट करके किया, मैं आपको बताऊँगा अभी जहाँ पे नज़र आएगा।
तो अब ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्वेशन पूरी नहीं हो रही। ए का उसने बताया है और यहाँ पे 2 आवर्स कह रहा है 4 केजी। अगर हम 2x1 और 4x2 लेट कर लें और उसको जो भी है 10 के बराबर या जो भी लेस देन ग्रेटर देन रख लें, तो आप देखेंगे आपके तो आउटपुट वेरिएबल ही 3 थे। तो एक तो यहाँ से आपको पता लगेगा, दूसरा ये कि आपको मैंने इसलिए कहा था कि पूरा आप क्वेश्चन को रीड कर लें तो बेहतर होगा। उसमें यह है कि अब यहाँ पे जब आपने रीड किया एट मोस्ट 100 आवर्स ऑफ लेबर पर डे, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि भाई हमारी जो कांस्टेंट है वो इस हिसाब से बनेगी लेबर पर डे, यानी कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। इसको अगर हम टेबलर फॉर्म में लिखें ना, तो हमारा ये होगा कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और लेबर का ऊपर हम यहाँ पे लेबर लिखें और वहाँ पे और उसके मेंशन करें 2 3 1, एंड देन हम रॉ मटेरियल लिखें यहाँ पे टेबल में कॉलम फिल रॉ मटेरियल लिखें और देन वहाँ पे 4 to 5, और देन हम प्रॉफिट का बनाएं कॉलम और उसमें हम लिख दें 10 12 8। तो फिर आपको ये एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में मिल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स होता है कि पेपर में टाइम नहीं है तो बनाना ज़रूरी भी नहीं है, ये तो अपनी सहूलत के लिए है तो मैं आपको इसी तरीके से करा दूंगा कि यहाँ से आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये था कि हमें उसने कहा था प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब यहाँ पे उसने कहा प्रॉफिट $10 है, प्रॉफिट $12 है एंड $8 है। हमने क्या किया था, ए को x1, बी को x2, सी को x3 लेट किया था। तो अब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमें मिल गया यहाँ से इन्फॉर्मेशन से। अब इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। 10x1 प्लस 12x2 प्लस 8x3, इसको हमने जी का, और जाहिर बात है प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज ही करना होता है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल गई। देन हम कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन का देखते हैं। तो उसने कहा एटमोस 100 आवर्स ऑफ लेबर पर डे, यानी कि लेबर पर डे लेबर का मैंने कहा था कि ये लेबर लिखा हुआ साथ यहाँ से आपको पता लग जाएगा, या आप कॉलम मतलब कि टेबलर फॉर्म में ले जाए तो तब भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, एटमोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो तो लेस देन इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। ये सब्जेक्ट टू में आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि जो लाइन 1 मैंने लिखी हुई है वो कांस्टेंट 1 है। मैंने लाइन वाइज ही सीक्वेंस ही रखा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे अभी कर्सर मुझे आपको नज़र ना आ रहा हो, तो मैं अभी ना इसकी थोड़ी सेटिंग करता हूँ तो वो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में ना नज़र आने लग जाएगा थोड़ा सा आगे जाके। दूसरा ये कि बीच में जो कट आ जाता है ना, वो इसलिए कि मैं पेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहा, तो वो 10 मिनट्स की लिमिट है रिकॉर्डिंग की बैडिंग ऐप से, तो इस वजह से वो बीच में थोड़ा सा कट आ जाता है। तो उसको आप समझ ही रहे होंगे, अवॉइड, कोई मसला नहीं है उसका। खैर, देन हम रॉ मटेरियल का देखते हैं। तो एटमोस्ट 120 केजी उसने कहा रॉ मटेरियल, तो हमने कहा कॉलम नहीं भी बनाया तो हमें यहाँ से पता टेबल फॉर्म में नहीं भी गए तो हमें यहाँ से पता लग रहा है। तो यहाँ से हो जाए 4x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, एटमोस्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लेस देन इक्वल टू 120 आ जाएगा ये कॉन्स्टेंट होगी एक 120 वाली। देन हमारे पास आ गया है एडिशनली ड्यू टू मार्केट डिमांड। उसने कहा द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोडक्ट्स ए एंड बी कंबाइंड मस्ट बी एट लीस्ट 50। दोनों को कंबाइन करें। यहाँ पे उसने बता दिया खुद के प्रोडक्ट ए और बी दोनों को बस कंबाइन करना है, प्रोडक्ट सी का जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे। जब इस तरह का नहीं हुआ तो जिस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ उसको हम नहीं लेंगे, तो यानी कि x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ जाएगा। देन नेक्स्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी मस्ट बी एट लीस्ट 20। इसका मतलब यानी कि x3 सी को हमने x3 लेट किया था, x3 मस्ट बी एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये मैं दोनों कॉन्स्टेंट आपको इकट्ठे दिखा देता हूँ। ये देखने 50 वाली भी आपको मैंने बता दी है, 20 वाली भी बता दी है और आपको समझा भी दिया। और आपको इस चीज़ का तो पता है कि जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो इसलिए x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको इसका मॉडल बना दिया। और ये रहा एक्सेल सॉल्वर के ज़रिए किस तरीके सॉल्व किया, ये इसका सोल्यूशन आएगा। आप कंक्लूजन की वर्डिंग चेंज कर सकते हैं इजीली, बाकी तो तकरीबन यही आना चाहिए। आप यहाँ पे कलर चेंज कर लें, येलो की जगह कुछ और हाईलाइटेड कलर्स यूज़ कर लें, ये लाइट ग्रीन की जगह कुछ और कर लें। तो इस तरीके से आप एक्सेल सॉल्वर का भी चेंज कर सकते हैं। और ये आपको मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आंसर आपको सामने है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसकी वीडियो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया कि इस वीडियो में
कि इससे पहले जो लेक्चर है वो एक्सेस सॉल्वर पे ही है, 10 मिनट्स की वीडियो होगी, वो लिमिट पूरी होगी थी इस वजह से। तो मैं बता रहा था कि आप वो 10 मिनट्स की वीडियो एक्सेस सॉल्वर की से पीछे वाली वो देख लीजिएगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो इसका कोई मसला नहीं है। देन ये मैंने जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था, हाँ जी, वो दरअसल ये जो है ना, ये सोल्यूशन जो है ये आपको शायद हाईलाइटेड कर्सर नज़र आ रहा हो, मैंने सेटिंग की है खैर। तो ये जो सोल्यूशन है ना, ये है पार्ट ए का, ठीक है। देन जो पार्ट बी हमने अभी जो ये मॉडल बनाया है, सॉरी, ये जो अभी हमने मॉडल बनाया अब इसका भी एक्सेस सर्वर से हमने सोल्यूशन निकालना था, और वो ये है। और यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे मसला आएगा। मसला ये है कि जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन बिकॉज द कॉन्स्टेंट्स आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ कॉन्स्टेंट ऐसी होंगी कि जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी, कोई फिजिबल रीजन नहीं बना रही। तो इसलिए वो अगर आप मतलब कि जियोजेब्रा में जाके ग्राफ बनाए तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि इसका कोई फिजिबल रीजन नहीं आ रहा, इनफिजिबल रीजन है। तो इस वजह से ये आप जब एक्सेस सॉल्वर पे करेंगे ना, जब आप सॉल्वर का बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो सॉल्वर का बटन प्रेस करते ही वो आपको एक एरर शो करेगा कि इनफिजिबल है, लेकिन आपने उसको ओके करके रिपोर्ट जनरेट कर लिया, जो भी सोल्यूशन आ रहा है वो कर लेना। बाकी यहाँ पे मैंने कंक्लूजन भी लिख दिया, रीज़न भी लिख दिया है। वो इस वजह से द मिनिमम रॉ मटेरियल नीडेड टू मीट द डिमांड्स इज 200 kg, 100 for 20 units and 100 kgs for 50 units of A plus B, which already exceeds the available 120 kg. So no solution can satisfy all constraints. तो ये मैंने आपको रीज़न दे दिया। आप इसकी चाहे इसको आप जो भी है ना अपने वर्ड्स में लिख दीजिएगा। तो ये आपका मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, इवन के आप यहाँ से आके सेटिस्फाई अपना वेरीफाई कर सकते हैं उसका। देन हम करते हैं मूव। वो ये था कि यहाँ पे हमने अब जो नेक्स्ट यूज़ करना है उसके चलते हैं। तो थोड़ा सा बीच में कट आया होगा, वो इसी वजह से आया था। मैंने चेक करना था कि मैंने दोबारा सेटिंग को चेक किया कि हाईलाइट हो रहा है या नहीं कर्सर मेरा। तो आपके भाई ने कहा था कि आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे मैंने जब आपको कहा कि मैं वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, ये देख लें आप, टाइम 3:45 बज रहे हैं सुबह के जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब ये जो मैंने रीज़न लिखे है ना, वो किस वजह से लिखी है। वो इस वजह से लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। लाइक अब उसने कहा था 100 kg ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ सी यहाँ पे आना था, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। खैर उसको देख लीजिएगा। वो यहाँ पे उसने कहा था ना, एडिशनली ड्यू टू मार्केट की डिमांड की वजह से उसने ये रीज़न हमें दी थी, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट सी मस्ट बी एटलीस्ट 20। एटलीस्ट 20 का मतलब है कि सी उसने कहा एटलीस्ट 20, ठीक है। और सी के जो उसने हमें बताया था, सी की देखें ना हम, जो मार्केट डिमांड है वो 5 kg रॉ मटेरियल है। तो 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 100। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सी आना था और साथ में मैंने 5 लिखना था, वो थोड़ा सा मिसिंग है, खैर इग्नोर कर दीजिएगा ये। तो 5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास 100 kgs आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से उसने कहा था कि एक और कंडीशन आपको उससे पहले मेंशन की थी, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी कंबाइंड, दोनों को मिला के हमारे पास 50 होने चाहिए। तो ठीक है, हमने क्या किया कि 50 को यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि 50 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को कंबाइन करने के बाद, तो हमारे पास 100 kg आ रहा है। तो क्योंकि x1 प्लस x2 था ना, तो 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2। देन हम जब मूव करेंगे ना इस बेस पे आगे, यानी कि 100 प्लस 100 दोनों को हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास 200 kg आ जाएगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो ये यहाँ पे लिखा भी है कि डिमांड इज़ 200 kg,
यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। फिर ये मतलब कि इन 2 रीज़न से हमें पता लग गया, हमने कैलकुलेशन करके हमने केजीज़ कैलकुलेट कर लिए कि हमें मार्केट से कितने केजीज़ चाहिए, हमारी डिमांड कितनी है मटेरियल की। और उसने जो कहा है व्हिच ऑलरेडी एक्सीड द अवेलेबल 120 केजी, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ था? ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक दिन में रॉ मटेरियल कितना प्रोवाइड किया जा सकता है, वो है 120 केजी। अब यहाँ से हम देखेंगे हमें तो चाहिए 200 केजी जो हमने कैलकुलेशन किया है, और उसने कहा कि आपको मैक्सिमम ही 120 तक मिल सकता है। तो इस वजह से आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मसला है, फीसिबल रीज़न नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं हमारी इक्वेशंस आपस में। तो ये मैंने आपको रीज़न भी एक्सप्लेन कर दिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो रीड कर लेते हैं सबसे पहले। उसने कहा है इसका, उसने कहा पाइथन कोड लिखना है, वो खैर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, आप खुद ही इतने लाइक हैं, आप लिख सकते हैं, फास्ट में पढ़ रहे हैं, या जो भी बाहर से वीडियो देख रहा है, CS डिग्री कर रहा है, वो इतना उसके अंदर वो इतना कैपेबल है कि वो कोड लिख लेगा। बाकी तो आप जानते हैं कि कोड कहाँ से मिल जाते हैं, तो खैर वो मसला नहीं मेरा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। खैर, सोल्व द फॉलोइंग LLP यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब सिंप्लेक्स मेथड से यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकती है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि सिंप्लेक्स मेथड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। एक तो था इनुमरेटिंग आर सोल्यूशन, हाँ जी, एक था इनुमरेटिंग आर सोल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि तमाम तकरीबन वेरिएबल्स के आपने सोल्यूशन निकालना है, और वो किस तरीके से करना है सारी वीडियोस पीछे अपलोडेड है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा, तो लिहाजा अगर वो वीडियो देखनी, वो तैयार करना, तो उसके लिए आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। तो वो लाजमी देख लेना। मैंने साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ कि क्योंकि मैंने कहा कि ये लेक्चर डिटेल में होगा ताकि मिड वन तैयार हो जाए आपका, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आप ये वाली वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सब देख लीजिएगा कि आपको मिल जाएगी, इससे पहले जितनी वीडियोज़ हैं उसमें अवेलेबल है। देन उसने कहा है डिटरमाइन विच कॉन्स्टेंट्स आर बाइंडिंग एंड विच वन इज़ रिडंडेंट। ओके, बाइंडिंग एंड रिडंडेंट क्या होगी, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा उसने कहा है वेरीफाई योर रिजल्ट ग्राफिकली बाय स्केचिंग द फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, जिसने ये असाइनमेंट बनाया उसने भी खर्च मारी है कि ये पार्ट उसको पहले कहना चाहिए था, और ये वाला नीचे बाइंडिंग एंड रिडंडेंट वगैरह का भी नीचे करना चाहिए था, क्योंकि बाइंडिंग एंड रिडंडेंट हमें उसी टाइम पता लगेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। यानी कि उसको पहले कहना चाहिए था कि भाई पहले आप ग्राफ लोड करो, देन ये वाला क्वेश्चन उसको पूछना चाहिए था। तो यहाँ पे खैर जिसने भी बनाई है माशाल्लाह से असाइनमेंट, तो ये मसले हैं इसमें, तो यहाँ से जाके कन्फ्यूजन भी थोड़ी हो जाती है। खैर, तो वो देख लेते हैं। ट्रेस द पाथ ऑफ सिंप्लेक्स, उसने कहा फिर बाद में सिंप्लेक्स एल्गोरिथम का आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन स्पेस पे पाथ भी ट्रेस करना है, एंड देन उसने कहा पाइथन कोड लिखना है। तो ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट उसने हमें गिवन है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में। ये मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। स्टेप 1 हमारा जो होता है वो ये है कि हमने इन इक्वलिटीज़ को कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में। हाँ जी, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बताना था, उसने कहा सिंप्लेक्स मेथड। एक तो हमारे पास था इनुमरेटिंग ऑल सॉल्यूशन वेरिएबल्स का था। देन हमारे पास जो आ जाता है वो है टेबुलर फॉर्म। देन हमारे पास आ जाते हैं आगे जो आता है वो है टू फेस मेथड आ जाता है हमारे पास, और बिग एम मेथड आ जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। खैर, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कौन सा लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेबुलर फॉर्म। अगर और दूसरी बात ये कि अगर उसने ऑल इन्यूमरेटिंग वाला पूछा होता मेथड, तो वो यहाँ पे मेंशन करता। इसी तरह यहाँ पे नीचे देखेंगे तो उसने बिग एम और टू फेस मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप समझ जाए टेबुलर फॉर्म से हो जाएगा। और वैसे भी टू वेरिएबल्स क्या है, अगर हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा होते तो फिर हमें इसमें से कोई मेथड लगाना पड़ता, लेकिन हमारा काम हो जाएगा टेबुलर फॉर्म से। तो वो देखते हैं। इनइक्वलिटीज़ को हमने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। किस तरह? सिंप्लेक्स में ये होता था कि हम सरप्लस और स्लैग वेरिएबल वगैरह इंट्रोड्यूस कराते थे। अगर हम सिंप्लेक्स से पहले की बात करें जिसमें ग्राफिकल मेथड आता है, उसमें हम इस तरह कन्वर्ट नहीं करते थे। उसमें हम डायरेक्टली स्लैग और सरप्लस वेरिएबल्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं कराते थे, हम डायरेक्टली इक्वल टू कर देते थे इन इक्वेशंस को। यहाँ पे हमें ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम को लिखा हमने, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे।
देन हमने क्या किया कि स्लैग और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया। अब वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते थे, नोट डाउन कर लीजिए कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8 है। जब लेस देन की इनक्वलिटी आ गया ना, इसका मतलब आपके पास स्लैग वेरिएबल आएगा। स्लैग वेरिएबल का मतलब है कि आप प्लस ऐड करोगे उसके अंदर। अब वो चाहे S1 आप नाम दे दो, S2 नाम दे दो, S3 नाम दे दो, या कुछ भी नाम दे दो लेकिन वो ऐड होगा। यानी कि लेस देन इनइक्वलिटी है, आपने उसके अंदर एक वेरिएबल ऐड करना है और उसको हम कहते हैं स्लैग वेरिएबल। अगर हम माइनस करते तो उसको हम कहते हैं सरप्लस वेरिएबल। वो माइनस कब करते हैं कि यानी कि फर्स्ट करें यहाँ पे ये 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखा होता, तो यानी कि यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना था। यानी कि यहाँ पे हम s2 लिखते हैं और उसको हम इस माइनस करते हैं इस इक्वेशन, यानी कि 2x1 प्लस x2 माइनस s2 आ जाना था और इक्वल टू 10 हो जाना था। उसको हम सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। तो ये भी आपको चीज़ क्लियर होगी स्लैग वेरिएबल क्या है, सरप्लस वेरिएबल क्या है और हमने कब इंट्रोड्यूस कराना होता है। देन हम इन सब या अब ये देखेंगे सारी कांस्टेंट हमारी लेस देन है, तो हम स्टार्ट कर देंगे, यानी कि सारे के सारे हमारे पास स्लैग वेरिएबल आएंगे, एडिशन में आएंगे। तो पहली इक्वेशन थी x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 8 कर दिया। सेकंड इक्वेशन थी 10 वाली 2x1 प्लस x2 प्लस S2 कर दिया स्लैग वेरिएबल इक्वल 10। इसी तरीके से x1 प्लस 3x2 प्लस S3 कर दिया स्लैग वेरिएबल इक्वल 15 एंड देन 2x1 प्लस 2x2 प्लस S4 इज इक्वल 20। और अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, हमारे पास हो गया x1 x2 एक्चुअल थे, देन हमने 4 स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, हमने चारों लिख लिए। और क्या कांस्टेंट थी कि सारे के सारे पॉसिबल होने चाहिए, तो वो हमने नॉन नेगेटिव वाली कांस्टेंट लिख दी। देन नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा कि टेबलर फॉर्म में जाना है। आपको पता है कि एक तो बेसिक का कॉलम होगा, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, बेसिक का कॉलम होगा हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स का। देन हमारे पास सारे जितने वेरिएबल्स है वो आ जाएंगे। देन हमारे पास सोल्यूशन का वेरिएबल होगा, सॉरी कॉलम होगा, एंड देन हमारे पास रेशियो का आ जाएगा। तो हम सबसे पहले तो हम बेसिक वेरिएबल्स निकाल लेते हैं कि कौन से हैं इन इस जो लीनियर मॉडल हमारे पास अब आ गया है अपडेटेड, इसमें से कौन से बेसिक वेरिएबल्स हैं और कौन से नॉन बेसिक्स हैं। तो हमने क्या किया कि जो एक्चुअल वेरिएबल होंगे ना, यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, लाइक x1 x2 हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कितने वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन है, ये एक्चुअल वेरिएबल कहलाते हैं। इनको हमने नॉन बेसिक कंसीडर कर लेना है। नॉन बेसिक कंसीडर करने का मतलब ये है कि हमने इनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो पुट करना है। ये जो हमारे पास अपडेटेड जो लीनियर मॉडल आया ना उसके अंदर, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव आ रही है। जिनकी वैल्यूज़ नॉन नेगेटिव आ रही है वो बेसिक वेरिएबल्स होंगे, और इस बात ये आपको पता लग गया होगा। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मुझे ना कुछ वीडियोस पहले अपलोड करनी नहीं चाहिए थी, लाइक जिसमें आ जाता है डुअल प्राइस वाला है, लास्ट क्वेश्चन डुअल प्राइस पे है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसकी मैं डिटेल वीडियो इसके बाद अपलोड कर दूंगा। उससे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपलेक्स मेथड के कुछ स्पेशल केसेस हैं, तकरीबन 3 से 4 स्पेशल केसेस हैं। उसकी वीडियो भी मुझे बनानी चाहिए थी पहले, लेकिन वो बस जिस तरह आप जानते कि आज 14 हो गई है, कुछ बच्चों की डेडलाइन 14 की है, 12 की थी जिनकी उनकी 14 तक हो गया, कुछ की 16 की डेडलाइन है इस असाइनमेंट की, कुछ की 18 की है। मेरा मकसद ये था कि ज़ाहिरी बात है कि सारे तो बच्चे खुद नहीं करते, हाफ से ज़्यादा जो रेशो है वो मतलब कि छापा ही मारती है। तो मेरा मकसद ये था कि बनाने का कि अगर आप ये वीडियो देख लें, आप छापा भी मार लो, कम से कम एटलीस्ट आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये हुआ किस वजह से सॉल्व है, ये इक्वेशन बनी किस वजह से। तो वो सारे जितने भी आपकी क्यूरीज वगैरह ना, वो मैं इस लेक्चर में सारे क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो नॉन बेसिक का मैंने कहा था, हाँ जी यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस तरह बेसिक वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो होगी ना, तो वो एक स्पेशल केस बनता है सिंप्लेक्स का, डीजेनरेसी का। उसको डीजेनरेसी कहते हैं। डीजेनरेसी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। अब टेम्परेरी और परमानेंट किस लिहाज से होती है, इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मैं इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड करूँगा। इसके बाद मेरा प्लान है कि इसमें जियोजेब्रा की एक मैंने अपलोड करनी है, देन मैंने इसमें अपलोड करनी है ये स्पेशल केसेस की सिम्प्लेक्स की, एंड देन डुअल प्राइस वाला हो जाएगा, उसमें उसको भी डिटेल में बता दूंगा। तो वो फिर आपको इसके बाद वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो चलें आगे देखते हैं। जब x1 x2 दोनों को ज़ीरो पुट किया तो सॉरी,
हमारे पास जो वेरिएबल्स आए हैं उनकी वैल्यूज थी S1 इज इक्वल टू 8, S2 इज इक्वल टू 10, S3 इज इक्वल टू 15 एंड S4 इज इक्वल टू 20। तो ये सारे नॉन नेगेटिव हैं। यहाँ से आपको पता लग गया कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स आए हैं ये बेसिक है। अब नॉन नेगेटिव है। अब फर्स्ट करें मैंने जीरो, तो आपको बता दें कि अगर इनमें से किसी की वैल्यू जीरो हो जाती तो वो डीजेनरेसी का केस बन जाना था, आपको पता लग जाना था। और वो टेम्प्रेरी भी होती है, परमानेंट भी होती है। ये दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर फर्स्ट करें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती ना, तो उसका क्या होता है कि वो जो हम बिग एम मेथड वगैरह नहीं यूज़ करते, बिग एम मेथड एंड टू फेस मेथड, तो वो सोल्यूशन उन दो मेथड के ज़रिए होगा। यहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे भी बनता है कि अगर यहाँ पे किसी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है और खाली लिखा हुआ कि सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करें। अब आप परेशान है कि भाई सिंपलेक्स मेथड कौन सा लगाऊं, जिस तरह अब आपने टेबलर फॉर्म यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो कोई मसला नहीं, टेबलर फॉर्म में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको पता लगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई है किसी भी वेरिएबल में, या S1 के आ जाए, S2 के आ जाए, S3 के, S4 किसी की भी नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टेबलर फॉर्म से सॉल्व नहीं होगा। अब ये आपको बिग एम मेथड या टू फेस मेथड लगाना पड़ेगा, जो भी आपको बेस्ट आता होगा, क्योंकि सिंपलेक्स लिखा है, आपकी चॉइस है। अगर उसने मेंशन कर दिया तो फिर आपको वही लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, फिर हम उस चीज़ को आर्टिफिशियल वेरिएबल के ज़रिए पॉजिटिव बनाते हैं और देन उसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, वरना मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा साथ साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस कर दिया कि ये चीज़ें बन सकती हैं। देन मूव करते हैं। अब हमने सिंपल बेसिक वेरिएबल्स का कॉलम बना लिया, सारे वेरिएबल्स हमने नोट डाउन कर लिए, सोल्यूशन आ गया, रेशियो आ गया। देन हमने क्या किया, फर्स्ट रो हमेशा जी की होगी, और जी के क्या होगी, जी के हमने कोफिशिएंट यहाँ पे लिखने हैं। तो जी के कोफिशिएंट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, जी -4x1 -3x2। x1 का -4 है, x2 का -3 है। सोल्यूशन हमारा क्या होता है, ये जो राइट हैंड साइड होती है ये हमारा सोल्यूशन होता है। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन 0 मिल गया, x1 का क्वेश्चन -4, x2 का -3, और जितने भी बाकी वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब वो उनका कोफिशिएंट 0 है, तो हमने 0 पुट कर दिए। देन हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स क्या थे, S1 S2 S3 S4 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, S1 S2 S3 S4। ओके, तो अब हमने क्या करना कि हमने इन सब के कोफिशिएंट लिखने हैं। ये मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कि जिन्होंने वीडियोस नहीं भी देखी तो पिछली, उनको भी पता चल जाए। और जहाँ पे आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं मेंशन करके जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो देखनी लाजमी है, तो वो काइंडली ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हाँ जी, S1 की बात कर रहे थे कि इसके कोफिशिएंट हमने लिखने हैं। S1 की हमने रो देखनी है, S1 की रो ये, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व है, x1 है, x2 है, यानी कि इनका कोफिशिएंट दोनों का 1 1 है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास 8 है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन में हमने 8 लिख लिया, x1 1 x2 1। और देन हमने क्या किया है कि जितने S1 भी 1 होगा, ज़ाहिर बात है, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये S1 भी लिखा हुआ था साथ। खैर, x1 x2 S1 तीनों के वेरिएबल्स हमारे पास 1 है, ठीक है। बाकी सारे हमने नहीं थे, 0 कर दिए, 8 आ गए। इसी तरीके से हम S2 के नोट डाउन कर लेंगे, S3 की नोट डाउन कर लेंगे, S4 की नोट डाउन कर लेंगे। अब नोट डाउन करने के बाद हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। मैं ख्याल नीचे वाली कैलकुलेशन दिखाता नहीं आपको ताकि कंफ्यूजन हो। यहाँ तक अब ये हमारा टेबल बना है। अब ये टेबल हमारा यहाँ तक बना। अब हमने दो कंडीशंस को देखना, जितने भी बेसिक वेरिएबल्स होंगे ना, और ये दो कंडीशन एक स्टेप में नहीं देखनी, हमने जितनी भी आइटरेशन होगी उसमें साथ साथ ये वेरीफाई करना है। अगर ये दो कंडीशन मीट नहीं करती तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती कर दी है। तो ये भी हिंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, S1 S2 S3 S4 हमारे पास 4 वेरिएबल हैं जो कि बेसिक हैं। इनकी क्या होनी चाहिए, कंडीशन 1 ये कहती है कि जी वाली रो में, सॉरी, कंडीशन 1 ये कहती है कि जी वाली रो में जो मेरे कोफिशिएंट हैं बेसिक वेरिएबल्स के, जो इस टाइम हमारे पास बेसिक कॉलम में है, उनकी वैल्यूज 0 होनी चाहिए। लाइक S1 S2 S3 S4 हमारे पास इस टाइम बेसिक वेरिएबल है इस आइट्रेशन में, तो इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये देखें आप, चारों 0 हैं, ठीक है। पहली कंडीशन मीट करिए। अगर ये कंडीशन मीट ना करती, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यूज होती या कोई पॉजिटिव वैल्यू होती, तो हम उसको 0 बनाते। अब उनको 0 किस तरह बनाना था, हमने क्या करना था, नीचे से देखना था भाई ये या नहीं, कि आप S2 को देखने आप
अगर मेरा कर्सर हाइलाइटेड फॉर्म नज़र आ रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस वैल्यू को देखें आप। जी की रो में S2 के कॉलम में ये S2 वाली वैल्यू को, इस वैल्यू को कंसीडर करें। यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि आपके पास -100 होता, -100 होता तो आप देखेंगे इस कॉलम में, देखेंगे कहीं पे 1 आ रहा है। जी देखें S2 वाली रो के साथ, S2 वाली रो में और S2 वाले कॉलम में 1 आ रहा है। तो आप इस रो को, पूरी रो को, S2 वाली रो को 100 से मल्टीप्लाई करें और जी वाली रो के अंदर ऐड कर दें, तो आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ये मैंने एक आपको कैलकुलेशन बता दी कि किस तरीके से बनाना है आपने। तो इस तरीके से, यानी कि अगर बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब 0 के अलावा है, तो आप उस इस तरह रो ऑपरेशन अप्लाई करके वहाँ यहाँ पे 0 कर लेंगे। देन हमारे पास आता है कि हमने पिवट कॉलम को सिलेक्ट करना होता है। पिवट कॉलम हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। वो किस तरीके से, कि मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज, दोनों केस में अलग है। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो है मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी जो सबसे मिनिमम हो। यानी कि यहाँ पे -3 भी है वैल्यू, -4 है, -4 जो है वो -3 से कम है। तो जो सबसे कम होगी नेगेटिव वैल्यू है, उसको हम एज अ पिवट, उस पूरे कॉलम को हम एज पिवट कॉलम उसको हम सेलेक्ट करेंगे और वो पिवट कॉलम कहलाता है। और वो पिवट कॉलम क्यों जो कि होता है, उसका जो आप वेरिएबल देखेंगे x1 है, उसका मतलब होता है जो पिवट कॉलम में है ना हमारे पास वेरिएबल, वो एंटर होगा नेक्स्ट इटरेशन के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब दूसरा केस भी बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे मिनिमाइज लिखा होता तो देन हमने क्या करना था कि सबसे पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, यानी कि सबसे पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि फर्स्ट करें यहाँ पे 0 0 3, -3 ना होता, 3 होता, -4 की जगह 4 होता। तो फर्स्ट करें, यानी कि मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे 4 होता, +4, और यहाँ पे होता +33 x2 के कॉलम में, जी के रो के कोफिशिएंट, जी वाली रो में, x2 वाला कॉलम में फर्स्ट करें -3 की जगह 33 होता। तो और मेरे पास मिनिमाइज का केस होता, तो मैंने फिर जो सिलेक्शन होनी थी वो थी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो 33 मेरी मैक्सिमम थी, तो फिर मेरा x2 एज अ पिवट कॉलम सेलेक्ट होता। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे चल के मैं और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा कि हमने रुकना कब है दोनों केसेस में। वो जब हम फाइनल स्टेप पे पहुंचेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट